नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मशहूर शायर शेख बहराइची की का एक शेर है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, गुलिस्ता अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? सवाल ये है कि देश में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है कि हर राज्य में जब माफिया, कोचिंग माफिया, सरकार, सिस्टम खुद पर्चे लीक करने को तैयार है और उससे छात्रों का जीवन लगातार अलग-अलग राज्यों में अफ़ेक्ट होता है, उन्हें रोज़गार नहीं मिलता, पर्चे लीक हो जाते हैं, सालों-साल उन्हें परीक्षा के तंत्र से गुज़रना पड़ता है, तो सवाल है उनके भविष्य का क्या होगा? अभी जंतर-मंतर का आंदोलन खत्म भी नहीं हुआ था कि झारखंड में जिस तरह से छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ है, जुलाई के महीने से छात्र जेपीएससी यानी कि झारखंड जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ पर जो एग्ज़ाम लिया गया उसके वो एमआर सीट जो है उसके जो पर्चे हैं और किस तरह से वहाँ पर जो अधिकारियों की मिली-भगत से उस पेपर को लीक करके कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया, उसको लेकर छात्र जो हैं आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से 13 दिन के बाद हेमंत सरकार जागी है, हेमंत सरकार ने एक कमिटी बनाई है, उस कमिटी के तहत 4 मंत्री हैं जो कि छात्रों से बात करेंगे, लेकिन छात्र हैं कि अड़े हुए हैं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आज के कार्यक्रम में इन सवालों को समझते हैं। आज का सवाल ये है कि हेमंत सरकार इतनी देर से क्यों जागी? हेमंत सरकार जो छात्रों की डिमांड है सीआईडी जाँच के अलावा सीबीआई की इंक्वायरी उस पे तैयार क्यों नहीं हो रही है? सरकार ने ब्लैकलिस्टेड कंपनी को क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया? जो कंपनी पहले ही ब्लैकलिस्ट रही है, वही क्यों एग्ज़ाम करा रही है? और वहाँ पर जो अधिकारियों की मिली-भगत है, वो गुनहगार कब पकड़े जाएँगे? हमारे आज के कार्यक्रम में 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे विभूति नारायण जी जुड़ रहे हैं, साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट रहे संजय कुमार जुड़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं विभूति जी आपसे। विभूति जी, ये तो उसी तरह की कहानी है कि अभी जंतर-मंतर पे छात्र आंदोलन कर रहे थे, अभी वो हटे हैं। बिहार में आंदोलन चल रहा है, झारखंड में आंदोलन चल रहा है। पूरे देश में अलग-अलग राज्यों में किसी न किसी एग्ज़ाम को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। अब ये जो झारखंड का इश्यू है, जिसमें कि जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, वो कंपनी पहले से ही ब्लैकलिस्टेड रही है। वहाँ के जो चेयरमैन रहे हैं, जो कि चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, हेमंत सरकार में जो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर आँच है। सवाल ये है कि व्यवस्था कब सुधरेगी, सिस्टम कब सुधरेगा? देखिए ये समस्या बहुत बड़ी है और बहुत जिसे आप कह सकते हैं कि गहरे बैठी हुई है भारतीय समाज में। मेरा अपना मानना है कि देखिए हम एक बहुत भ्रष्ट समाज हैं। हम बाय नेचर बहुत भ्रष्ट हैं। हम दुनिया भर में अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, कहते हैं हम तो जगत गुरु हैं, हम तो विश्व गुरु हैं, हम बड़ी महान सभ्यता के वाहक हैं। लेकिन सही बात यह है कि आपको बहुत कम समाज ऐसे मिलेंगे जो हमसे ज़्यादा भ्रष्ट हों। एक छोटा-सा उदाहरण है, जैसे हम सब के पिताओं ने अपने बच्चों के नाम हम भी उसमें शरीक हैं, 1 साल कम लिखाया। किसी को कभी ये अनैतिक नहीं लगता कि अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ गलत लिखा दी जाए। किसी पिता को ये अनैतिक नहीं लगा कि वो बच्चे के लिए एक झूठा सर्टिफिकेट बना लाए। किसी डॉक्टर के पास जाइए और कहिए कि ज़रा हमें एक बीमारी का सर्टिफिकेट दे दीजिए, तो वो एक बार भी आपसे पूछता नहीं कि भाई तुम तो स्वस्थ हो, तुम्हें मतलब भ्रष्टाचार सर्टिफिकेट की क्या शुरुआत ज़रूरत? जन्म के साथ ही हो जाती है कुल मिलाकर। हाँ, जी हाँ, तो ये जो दिक्कत है, वो ये है कि हम एक बहुत भ्रष्ट समाज हैं, पहले तो हमें ये मानना चाहिए। ये जंतर-मंतर में जो हो रहा था, उसका ये मतलब नहीं था कि खाली किसी एक पार्टी का एकाधिकार है इस पे या किसी एक तंत्र का है। आप जितने प्रदेशों में पब्लिक सर्विस कमीशन है, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, आज से 5-7 साल पहले यूपीपीएससी के चेयरमैन साहब वो बनाए गए थे, जो नकल कराने के माहिर थे, किसी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे और वो नकल कराने के लिए ठेका लिया करते थे। जाति के आधार पर उनको यूपीपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया था। आप सोचिए 2.5-3 साल में उन्होंने उसे गद्दा दिया। तो ये जो जेपीएससी के चेयरमैन बने थे, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के, ये भी इसी तरह के सज्जन होंगे। अब इनके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। अभी आपके उससे पता चला कि ये चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो ज़रा इनका पुराना इतिहास भी देख लिया जाए, ये कितने ईमानदार ब्यूरोक्रेट रहे होंगे। तो देखिए ये समस्या बहुत बड़ी है और इससे फिर बहुत सख्ती से निपटना पड़ेगा। जैसे ये जो कानून अभी बने हैं, इन कानूनों का अगर पालन नहीं होगा, तो इसकी शुरुआत जेपीएससी से क्यों नहीं करते? वो चेयरमैन साहब अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, ये बताइए? वो सिर्फ इसलिए नहीं गिरफ्तार हुए होंगे क्योंकि वो जो मुख्यमंत्री जी हैं झारखंड के, उनके जो और मंत्रिमंडल के लोग हैं, वो सब इसमें इन्वॉल्व होंगे।
वो जो जिस एजेंसी को ये मिला है, ठेका मिला था, वो निश्चित रूप से किसी न किसी बड़े पॉलिटिकल आदमी के करीबी एजेंसी रही होगी। और ये जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे, इन्होंने थोड़ा बहुत हिस्सा लिया होगा अपना, लेकिन इसमें ज्यादा बड़े लोग इन्वॉल्व रहे होंगे और इसीलिए सीबीआई की इंक्वायरी भी नहीं हो। अच्छा, अगर वो बीजेपी शासित प्रदेश होता तो शायद तैयार भी हो जाते, क्योंकि उन्हें पता है कि सीबीआई भी उन्हीं के बड़े भाई के पास है, तो वो उन्हें बचा लेगी। झारखंड के की जो रूलिंग पार्टी है और सीबीआई पर जो कंट्रोल करते हैं, उनमें आपस में 36 का आंकड़ा है, तो जाहिर है जैसे ही सीबीआई को एक मिलेगी सीबीआई। जो विवाद है इसीलिए क्योंकि जो छात्र जो डिमांड कर रहे हैं और झारखंड सरकार को लगता है कि सेंट्रल एजेंसी तो पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है, जी जी ईडी जी और जेल में रख चुकी है और इसलिए वो सीबीआई इंक्वायरी नहीं करना चाहते हैं। जी छात्र जी जो है जी उन्हें लगता है कि सीआईडी जो है उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, इसलिए जी सीबीआई जी इंक्वायरी चाहते हैं। तो इन दोनों के टसल में छात्र पिस रहे हैं। नहीं नहीं, सही बात है, लेकिन छात्रों का इस समय जो आंदोलन है, ये बहुत जरूरी आंदोलन है और इसका हमें समर्थन करना चाहिए। और ये इस समस्या को बहुत हैवी हैंड के साथ इससे निपटना चाहिए। ये छोटे मोटे लिपापोती से काम नहीं चलेगा। देखिए, अभी तक जब तक परीक्षाओं में नकल होती थी, छात्र भी नहीं बोलते थे, मजेदार बात है। ये छात्र और इनके अभिभावक भी जो अपने बोर्ड की परीक्षाएं थी वो नकल करके निकले होंगे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत अब आई है क्योंकि नौकरियां कम हैं और भारत में जिस तरह का बेरोजगारी का आलम है, और सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे यहाँ सरकारी नौकरी कोई नौकरी माना जाता है, प्राइवेट सेक्टर में आप चले जाएं तो वो बेरोजगार रहते हैं। तो लिहाजा हर आदमी उन्हीं 10, अगर 10 जगह हैं तो 10 के लिए 10,000 लोग मार कर रहे हैं। तो इसलिए अब उन्हें खल रहा है कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ईमानदारी पारदर्शिता के साथ इम्तहान होने चाहिए। बहरहाल अगर सिर्फ ये परीक्षाओं में नकल वाली बात होती तो छात्र भी निकल के नहीं आते, मजेदार बात ये है, ये भी नहीं आते। तो लेकिन अब तो बिल्कुल। ये एकदम जिसे आप कहते हैं ना कि पानी सर के ऊपर चला गया है, सख्ती के साथ निपटना चाहिए। और इसमें न सिर्फ वो जो चेयरमैन है जेपीएससी का, उसे जेल जाना चाहिए, उसका जो मंत्री वहां पर बैठा हुआ है, जिसने ये इस एजेंसी को दिलाया होगा ये ठेका, उसको भी जेल जाना चाहिए। जब तक आप एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं देंगे, तब तक नहीं कुछ होगा। और इत्तेफाक से इसमें हो सकता है क्योंकि सीबीआई केंद्र के पास है और यहाँ कम से कम जो सरकार जो पार्टी केंद्र में बैठी है, यहाँ वो ईमानदारी दिखाने की कोशिश करेगी। वहां की अगर झारखंड की सीआईडी को आपने दे दिया, लिपापोती हो जाएगी। तो ये तो अब तो स्थिति आ गई है कि हम सबको मांग करना चाहिए कि भाई इन लोगों को अब जेल भेजा जाए, इसके अलावा और कोई चारा बचा नहीं। जी बिल्कुल। संजय, ये जो डीडीपीएल नाम की कंपनी है जिसने ये एग्जाम कराया था, 103 सीटें थी जिसके लिए 36,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया और इसमें इसके जो किंगपिन हैं अभय तिवारी, उन न केवल वो बल्कि उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनके दामाद सब अलग अलग परीक्षाओं में इस जो टीडीपीएल कंपनी के जरिए क्वेश्चन लीक करके सब पास होकर सरकारी सेवा में हैं। उस कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर सबको जो सीआईडी ने गिरफ्तार किया है, ये सब इसमें इन्वॉल्व थे। सवाल ये है कि हम इस तरह की कंपनियों को ऑर्डर क्यों देते हैं या कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिलता है? आप किसी विश्वसनीय कंपनी को, टाटा कंसल्टेंसी को, ऐसी कंपनियों को आप क्यों नहीं देते? सिर्फ करप्शन करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए कि छोटी कंपनियों को आप टेंडर देंगे तो सबका कट होगा, सब उसमें फायदे में रहेंगे। इसलिए उस कंपनी के ही लोग एग्जाम पास करके सरकारी नौकरी में बैठ रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, बाकी जो बेचारे बच्चे हैं वो धक्के खा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा आयरनी और विडंबना ये है कि आज इंडिया का 65% जो आबादी है 35 साल से नीचे की आबादी है। हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो जो हमारे पास डेमोग्राफी इस इतनी बड़ी यंग आबादी की जो पूंजी है, ये हम वेस्ट कर रहे हैं। ये समझिए कि हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं एज ऑफ रिबेलियन। रेस्टलेसनेस, यूथ में इस ढंग का रेस्टलेसनेस पिछले कई सालों में नहीं देखा गया है। जाहिर सी बात है, केवल झारखंड ही नहीं, पूरे उत्तर और समझिए सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में ये हालत है कि जो एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली चरमरा गया है, नौकरियां नहीं है।
आप समझिए कि ये हालत है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में ये हालत है कि आप वहाँ पे कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती है। लोग केवल डिग्री लेने के लिए कॉलेजेस जाते हैं। तो नेचुरली है, जब इस ढंग की स्थिति है, तो लोग पैसे का सहारा लेते हैं, चूँकि कॉम्पिटेंस तो है नहीं। आपने वो उस ढंग से पढ़ाई नहीं की, तो वो कॉम्पिटेंस नहीं है जिसकी वजह से आप कम्पीट कर जाएँ और सिलेक्टेड हो जाएँ। ये एक तरीका है जॉब एक्वायर करने का। दूसरा, देखिए, अब मैं ये केवल एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, झारखंड सरकार ऑफ कोर्स गिल्टी है। सरकार को कंप्लीट ओवरहॉलिंग करना चाहिए अपने जो शिक्षा व्यवस्था है उसका, प्लस जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका। सबसे बड़ी बात है कि जो झारखंड और बिहार चाहे उत्तर प्रदेश इस देश का एक राज्य है। आप ये इस हम ऐसी व्यवस्था, एक हमारा केंद्रीय और राज्य सरकार के एक ऐसी व्यवस्था में है जहाँ पे केंद्र का सोच लार्जर रूप में चीज़ों को कंट्रोल करता है। गाइडेंस, केंद्र का गाइडेंस बहुत हद तक इम्पोर्टेंट होता है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड उस विभाग को रन करने में। आज आप देखिए कि इस भारत में 2014 में एजुकेशन बजट 4.8% था जीडीपी का। आज कितना है? 2.8 और 2.7%। ये आप समझिए कि इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एजुकेशन बजट कम हुआ। इस सरकार ने 12 साल में एजुकेशन बजट को कम कर दिया। दूसरी बात, आपने कल वी डैम का जो आपने रिपोर्ट पढ़ा होगा, उसने एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स लाया और उसमें उन्होंने बात की कि इवन ब्रिटिश टाइम में भी इस ढंग का एकेडमिक रेस्ट्रिक्शंस, आज़ादी, जो एकेडमिक आज़ादी होनी चाहिए, वो उसको क्रश नहीं किया गया। आज आप समझिए भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं और आप खुले मन से किसी चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं, आपको ये सरकार रिसर्च करने नहीं देगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट उनके लिए सेंसिटिव है। आज अब हम जानते हैं कि अभी ही लास्ट ईयर का वाकया है, 100 जो साउथ एशिया यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, वहाँ पे कोई स्टूडेंट कश्मीर के 370 वगैरह पे रिसर्च करना चाहता था, वहाँ पे इम्प्लीकेशंस एंड ऑल, उसको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। उसको कुछ ऐसे ही खबरें जो हमने अखबार में पढ़ी। तो आप आज ये हालात है कि जेएनयू जैसे संस्थान में अगर आप चाहे कि ये 7वां 8वां एनिवर्सरी है एब्रोगेशन का, 370 का एब्रोगेशन का, आप डिबेट कर ले खुल के कि क्या सरकार ने सही किया कि नहीं, आप नहीं कर सकते। आप एज एन एकेडमिशियन, अगर आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस के या किसी और डिपार्टमेंट के, अगर आप ये ऑर्गेनाइज कर ले एक ओपन सेमिनार, व्हाट वी हैव अचीव्ड सिंस द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन 2019, आपको ये डिबेट नहीं कर सकते। ये इस ढंग का, हम इस ढंग की व्यवस्था में जी रहे हैं। तो आप ये समझिए, जब एक जो ब्रॉडर सोच जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है, उस सोच में कमी है। जब हम एकेडमिकली, आइडियोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली अपने को इतना रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं, इतनी कम आप आज़ादी दे रहे हैं और उसको खुलकर आप एकेडमिक रिसर्च नहीं कर सकते, हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं। तो ये जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह का जो ये प्रॉब्लम है, चाहे आप उत्तर प्रदेश, चाहे बिहार में, चाहे मध्य प्रदेश में, जो आप देखे व्यापम क्या था, व्यापम भी यही था जो आज। सवाल इसमें संजय ये है कि जैसे कि यूपीएससी एग्जाम लेती है, तो एक यूपीएससी का ट्रस्ट फैक्टर है आज भी कि यूपीएससी का एग्जाम जो है वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष होता है। उसमें से आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, आईएफएस चुने जाते हैं। लेकिन राज्यों की जितनी भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, ज्यादातर राज्यों की पब्लिक सर्विस कमीशन करप्ट है और हर राज्य में ये मुद्दा कभी ना कभी उभरता है कि एसएससी का एग्जाम हो, फलाना का एग्जाम हो, यूपी बीपीएससी का एग्जाम हो, हर में कहीं ना कहीं पर्चा लीक होता है, सेटिंग होती है, वहां पे ओएमआर सीट आ जाती है। सवाल यह है कि वहां की राज्य सरकारें उसको क्यों नहीं उसमें रिफॉर्म करती है।
सिर्फ पैसा कमाने का धंधा बन गया है, जैसे कि भारत में म्युनिसिपैलिटी की जो हालत है उसी तरह से ये सारे सर्विस कमीशन भी है। आप देखिए क्या है ना, आपने यूपीएससी का जिक्र किया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये सरकार भी निश्चित करती है कि इस जो ये बॉडी है इसकी सैंक्टिटी, इसकी मर्यादा को कोई भी ये लांघे नहीं, कोई भी इसको डिस्टर्ब नहीं करे, ये सरकार निश्चित करती है। अब ये तो ऐसी इसमें राज्य सरकारें क्यों ये नहीं राज्य सरकारें सुनिश्चित नहीं कर करती? पाती। राज्य सरकार का मतलब वेस्टेड कि राज्य सरकारें इंटरेस्ट करप्ट हैं, उन ज्यादातर सरकारें, उनका सिस्टम। वेस्टेड इंटरेस्ट काम करती है। सरकार का फोकस एजुकेशन और रिफॉर्म्स नहीं है। देखिए बजट की भी मैं ये बोलूंगा साफ कि देखिए, अगर आप देखिए पहले की सरकारें जो एजुकेशन बजट देती थी राज्य सरकार को, चाहे एजुकेशन के रूप में जो आप उनको रिफॉर्म्स करने बोलती थी, स्कूल्स जैसे खोलने के लिए राज्य सरकार को बोलती थी, और फंडिंग केंद्र सरकार 90% करती थी, 10% के राज्य सरकार करती थी, ये सब चीजों में कमी आई है। तो मेरा जो कहना है कि जो लार्जर, देखिए हम एक स्टेट गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स ब्लेम कर सकते हैं, झारखंड सरकार जरूर दोषी है कि वहाँ पे आप एक अपना पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन जिससे वहाँ पे राज्य का ब्यूरोक्रेसी आता है, अगर आप उसको भी अच्छे से कंडक्ट नहीं कर सकते तो यू आर ए फेल्ड स्टेट, आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे। लेकिन लार्जर क्वेश्चन है कि आज इंस्टीट्यूशनल सैंक्टिटी ओवरऑल इस देश में कम हुई है, इंस्टीट्यूशनल सैंक्टिटी को जबरदस्ती कम किया जा रहा है। आप देखिए अभी जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट पे जो बिल और जो संशोधन लिए जा रहे हैं, उसमें इस इंस्टीट्यूट की जो एक अपनी सैंक्टिटी, एक रेस्पेक्टेबिलिटी, एक डिग्निटी और एक जो विश्वसनीयता रही है वो कमजोर हो जाएगी, क्योंकि उसका डेटा कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं करता था। आज भारत का जीडीपी का डेटा क्वेश्चनेबल है, बिकॉज सरकार कुल ने मिला के सवाल तो ये है ना कि संजय, इस सवाल को विभूति जी से लेते हैं कि विभूति जी, कुल मिला के सवाल ये है कि जो सेंटर का मॉडल है वही स्टेट भी उसी मॉडल की को अडॉप्ट करके चल रही है। इंस्टीट्यूशनल सैंक्टिटी की बात जो संजय कह रहे हैं, न केवल इंस्टीट्यूशन सैंक्टिटी बल्कि इंडिविजुअल सैंक्टिटी। भाई पहले के समय में हम देखते थे कि एक छोटा सा कॉन्वेंट स्कूल है, उस कॉन्वेंट स्कूल में भी जो टीचर्स होते थे वो इतनी कड़ाई के साथ एग्जाम लेते थे कि वहां के पर्चे लीक नहीं होते थे। वो किसी को फेवर नहीं करते थे कि यार आपकी जो इंटीग्रिटी है, इंडिविजुअल इंटीग्रिटी, वो भी इतनी मजबूत थी। लेकिन आज की तारीख में इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी तो ताक पे चली ही गई, इंडिविजुअल इंटीग्रिटी है नहीं। वैसे में सोल्यूशन क्या है, कैसे इस इंटीग्रिटी को वापस लाने का तरीका क्या है? क्या ऐसे ही प्रेशर ग्रुप, जो सीजेपी, कॉकरोच पार्टी जैसे प्रेशर ग्रुप होंगे तभी सरकार सुधरेगी? देखिए, ये आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है। ये समस्या कोई बहुत छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है और हमारे समाज के हर अंग में ये मौजूद है। इसमें राज्य और केंद्र की बात करना बहुत मुझे नहीं मौजू लगता। ये बात सही है संजय जी जो कह रहे थे, मैं भी उससे सहमत हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में जो हायर एजुकेशन वो तो नष्ट की गई है इस सरकार के द्वारा। इस समय जो वाइस चांसलर अपॉइंट हो रहे हैं, जो लेक्चरर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर अपॉइंट हो रहे हैं, आप सब उनका बैकग्राउंड देख लीजिए, सब एक खास ऑर्गेनाइजेशन, सब आरएसएस से आ रहे हैं, स्पष्ट कहा जाए तो उनकी इंटीग्रिटी का तो आप बहुत तो उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। यूपीएससी में भी अभी आप देखिए, कुछ ही साल पहले, 2-3 साल पहले एक सज्जन आ गए थे जिन्होंने हाहाकार मचवा दिया था। महाराष्ट्र कैडर में एक आईएएस अफसर, एक आईएएस में एक महिला आई थी, उसने तो ऐसे यूपीएससी को इस तरह से कंप्रोमाइज कराया था कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो अगर खुद उद्दंड ना होती और खुद ऐसा मौका नहीं देती तो शायद वो निकाली भी ना जाती और आराम से आईएएस में ऊपर चढ़ती जाती। तो ये तो एक बड़ी समस्या है और इसमें कोई प्रदेश या केंद्र छूता अछूता नहीं है, सभी जगह है। और आपने सही पकड़ा है कि पहले जो अध्यापक, चाहे कॉन्वेंट स्कूल का अध्यापक हो या कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का अध्यापक हो, उसकी एक खास तरह की इंटीग्रिटी होती थी, एक खास तरह का सम्मान होता था। उससे ही हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि वो पैसा लेकर के नकल कराएगा, पर्चा आउट करा देगा। आज वो स्थिति खत्म हो गई। आज तो आप जाइए यूनिवर्सिटियों में, पीएचडी के लिए रेट तय हो गया है, कई जगह पैकेजेस चल रहे हैं कि आप उतना पैसा दे दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको विषय अलॉट हो जाएगा, आपकी थीसिस भी कोई दूसरा लिख देगा और वाइवा के लिए भी आपके मन मर्जी का व्यक्ति आ जाएगा और आपको पीएचडी दे के चला जाएगा।
तो ये स्थिति बहुत खराब है। मैं तो यही समझता हूँ कि अब वो अति हो गई है और कॉकरोच पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उस अति की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कराया और उसी से प्रेरणा लेकर के भी झारखंड में जो रांची में बच्चे बैठे हुए ये कर रहे हैं। तो अब तो ये मौका है जब सबको, क्योंकि इसमें सबका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक खास प्रदेश के और कुछ खास छात्रों का ही भविष्य इसमें इन्वॉल्व है। हम सबके बच्चों का भविष्य इसमें खतरे में है। तो इसमें तो निर्मम हो करके अब इन लोगों के साथ एग्जेम्पलरी सजाएं मिलनी चाहिए, ऐसी सजाएं जो लोगों को दिखाई दे। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आप नैतिकता का और अपना पूरा पाखंड जिसके जरिए आप कहते हैं कि आप जगत गुरु हैं और आप बहुत महान सभ्यता है, ये सब कहने का वक्त चला गया। अब ये सख्ती के साथ इससे निपटना होगा। और झारखंड में जो कुछ हो रहा है ये मतलब जो नीट में हुआ था ये उसी का विस्तार है। अभी तो आप दूसरे तो जब उसमें जाएंगे दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशनों के इम्तहानों में तो इसी तरह की चीजें मिलेंगी। तो ये अच्छा मौका है जब इन्हें सख्त सजा दी जाए। संजय, जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के सांसद और बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि राहुल गांधी अवसरवादी हैं। जब जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ तो उसका क्रेडिट लूटने के लिए वो प्रधानमंत्री के दफ्तर पहुंच गए और यहाँ अपनी कोलिशन सरकार को उनसे बोला नहीं जा रहा है कि भाई आप इस इशू को एड्रेस कीजिए। 13 दिन हो गए छात्र धरने प्रदर्शन पे, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। तो आपको लगता है कि ठीक है, बीजेपी को लग रहा है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स करने का थोड़ा सा स्कोप है, तो क्यों ना पॉलिटिक्स की जाए, कांग्रेस को क्यों ना दबाया जाए जब कोलिशन सरकार में ऐसा हो रहा है। तो देखिए, डिसऑनेस्टी है। अगर अनुराग ठाकुर ऐसे बोल रहे हैं तो या तो वो अपना जो अपनी जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं और दूसरे को केवल ब्लेम गेम वगैरह में लेकर वो सारी चीज़ को अपना ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि जो हुआ नीट के साथ जो हुआ, चाहे जो एजिटेशन था स्टूडेंट्स का, वो जायज़ था या नहीं था, वो मतलब उस चीज़ को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि जो देखिए राजनीति अपार्ट, आप केंद्र सरकार में हैं, आप कंट्रोल करते हैं चीज़ों को। इंडिया एक फेडरल सिस्टम अमेरिका की तरह नहीं है कि आप कैलिफोर्निया अलग है, न्यूयॉर्क अलग है, अपना बजट बना रहा है, अपना ये कर रहा है, कंट्रोल एक लिमिटेड वे में। ऐसा फेडरल नहीं, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में जब है तो राहुल गांधी छात्रों की गूंज का प्रोग्राम रांची में जाकर क्यों नहीं करते? ये उनका वो राजनीति से प्रेरित क्वेश्चन है। सवाल ये है कि आपने जैसे आप ये भी पूछा जा सकता है कि आपने तो पुलिस फोर्स इस्तेमाल किया, झारखंड वालों ने पुलिस फोर्स नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने टीयर गैस नहीं छोड़े, उन्होंने पेलेट गन्स नहीं छोड़े, वो अलग चीज़ है। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, उनको काउंटर करना इज नॉट ए सोल्यूशन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक जो ये एक मैं इसमें एक सकारात्मक चीज ये है स्टूडेंट्स के इस पूरे अपराइजिंग में। अब देखिए, ये केवल झारखंड और दिल्ली तक नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे सारे राज्यों में फैलेगा। कम से कम उत्तर भारत के राज्यों में जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली चरमरा गया, जहाँ पे व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठ गया है। दक्षिण में अभी भी आप केरल, चाहे कर्नाटक, आंध्रा, ये सब में अभी भी वहाँ पे पब्लिक स्कूल्स में लोग बच्चे को भेजते हैं, मन से भेजते हैं। आप नॉर्थ बिहार में, मतलब नॉर्थ इंडिया में बहुत कम जगह पे है जहाँ पे अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल्स में भेजते हैं। सवाल यहाँ पे सरकार, इतनी बड़ी मजबूत सरकार है, भारत सरकार है, जहाँ से आपको पूरा वोट मिलता है। यहाँ पे आप इस पूरे एरिया को, पूरे रीजन को आप एजुकेशनली इतना वाइब्रेंट करें। इस पूरे अपराइजिंग से एक नए सीख की जरूरत है कि आप सिस्टम को ओवरऑल करें और जो आपके पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनसंख्या का जो आपके पास एक एडवांटेज है यंग पॉपुलेशन का, उसको एक्सप्लॉइट करें फॉर द फ्यूचर। अभी जो सोच इस सरकार की है, प्रॉब्लम ये है कि ये इस आबादी को एक्सप्लॉइट एक फ्यूचर बेनिफिट के लिए नहीं कर रही है, क्योंकि ये विजन नहीं दे रही है। आप देखिए, इनका जो विजन है, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे कोई भी सुधार का विजन हो, वो केवल ये है कि आप क्राइम कमिट कीजिए तो हम आपको सजा देंगे, 10 साल 20 साल देंगे। न प्रिवेंशन पे जोड़ है, न उसमें जोड़ है कि कैसे हम इसको ऐसा बनाए जिसमें इस ढंग का करप्शन ना हो, लीकेज ना हो, प्लस
हम कैसे एजुकेशन सिस्टम को पूरे ढंग से रिफॉर्म्स करें कि लोगों का ट्रस्ट पब्लिक एजुकेशन में और लोगों को पढ़ने लिखने में एक नए ढंग से जिज्ञासा और जोश भरे। अभी ये हालत है कि आप पटना वगैरह में, पटना यूनिवर्सिटी जैसे जगह में, जहाँ पे पहले एक एस्पिरेशन था लोगों का, हम पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, जिसको आज आपने गौशाला कन्वर्ट कर दिया। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में 350-400 स्टूडेंट्स के बीच में आपके पास 1 और 2 प्रोफेसर है, वो भी परमानेंट, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पे। तो आप एडहॉकिज्म जो एजुकेशन में ले आए और वही रिफ्लेक्ट किया है पब्लिक, जो आप पब्लिक सर्विस कमीशंस वगैरह में, तो उसको खत्म करना, उसको कैसे आप स्ट्रीमलाइन करें, एक नई जान दे कि जिससे लोगों का ट्रस्ट बढ़े, ये करने की जरूरत है। एक प्रोग्रेसिव सोच की जरूरत है। अगर केंद्र सरकार केवल ये पिन पॉइंट कि राहुल गांधी को हमको इससे एक राजनीतिक बेनिफिट लेना, उसको गिराकर और उनको नीचा दिखाकर, तो सरकार अभी भी सीरियस नहीं है, अभी भी सीरियस नहीं है अगर ये ऐसा करना चाहती है। मैं एक सरकार को चाहिए लंबे दूरी तक एक ऐसा रिफॉर्म्स करे जो एक लैंडमार्क हो जाए। आपने 12 साल में वो काम नहीं किया, अभी एक वक्त है, अब आप पास अपॉर्चुनिटी है, चलिए सरप्राइजिंग के थ्रू ही मिला है, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और आगे फ्यूचर जनरेशन को होन कीजिए। ये जरूरत है एक नए तरीके से। ठीक है विभूति जी, सवाल ये है कि दोनों तरफ गैप है जो संजय जिस बात का जिक्र कर रहे हैं। एक तो जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है, जिसमें ज्यादातर जो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो हाल है, वहां पर आप पढ़ाई करके एक तरह से जॉब मार्केट में फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि आप जो पढ़ाई करा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है जॉब मार्केट में। जो वहाँ पे प्रोफेसर हैं वो भी उस लायक नहीं है। आप देखिए कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, अशोका यूनिवर्सिटी जैसे, जहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता और तब भी लोग, बच्चे चाहते हैं कि वहाँ एडमिशन मिल जाए। वही पटना यूनिवर्सिटी, साइंस कॉलेज या फिर अलग अलग स्टेट में जो अपने जमाने के बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी थी, उसका एक तरह से खस्ता हाल हो गया है। दूसरी समस्या ये है कि अगर आप, चलिए आपने एजुकेशन कर भी ली, कुछ भी कर ली, तो जॉब मार्केट में जो क्राइसिस है आज की तारीख में, देखिए 100 सीट के लिए 40,000, 50,000, 10 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं। इंजीनियरिंग में जैसे सरकार ने एक रिफॉर्म किया, तो आज की तारीख में देखिए इंजीनियरिंग में के एग्जाम में ज्यादातर पेपर लीक नहीं होते, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ सीट्स काफी बढ़ गए। जो कंपनियां हैं वो सीधे प्लेसमेंट में कॉलेज में जाती है, वहां से एग्जाम से इंटरव्यू करके बच्चों को उठा लेती है नौकरी के लिए। बाकी जो क्राइसिस है उसको हम उसी तरह से क्यों नहीं एड्रेस कर सकते? सरकारी नौकरियों में किस तरह से रिफॉर्म हो सकते हैं, नंबर ऑफ सीट्स कैसे बढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ जॉब्स कैसे बढ़ सकते हैं, मेडिकल में कैसे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ सकते हैं, नौकरियों की संभावना कैसे बढ़ाई जा सकती है, उस पे सरकार का क्या थ्रस्ट होना चाहिए? देखिए, आपने बहुत सही जगह उंगली रखी है। हमारी मुख्य समस्या तो यही है ना, हम दुनिया की चौथी, पांचवी या छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी है, लेकिन हमारा डेवलपमेंट रोजगार विहीन हो रहा है। मतलब डेवलपमेंट आपका जीडीपी का ग्राफ तो ऊपर जाता वो देखेगा, इंडिविजुअल जीडीपी का ग्राफ आपको ऊपर जाता वो नहीं दिखेगा। और उसी तरह से आपको रोजगार के जो अवसर हैं वो श्रिंक करते दिखेंगे, कम होते दिखेंगे, या जो हैं उनके मुकाबले कई 100 गुने ज्यादा एस्पिरेंट्स दिखाई देंगे। बहुत सारी चीजें हैं ना, जैसे मैंने शुरू में निवेदन किया था कि नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी हो गया है, क्योंकि सरकारी नौकरियों और जो प्राइवेट नौकरियों में, खासतौर से जो निचले दर्जे वाली नौकरियां हैं, जिनको पुराने जमाने में क्लास 4, क्लास 3 या क्लास 2 तक की नौकरियां हैं, उनमें उनके जो समकक्ष नौकरियां हैं उनमें वेतन बहुत कम है, उनमें सुविधाएं बहुत कम है। मैं तो अच्छा, फिर आपके 6th पे कमीशन के बाद तो ज्यादातर कॉन्ट्रेक्चुअल कर दिए गए हैं। मैं एक विश्वविद्यालय में कुलपति था, तो मैंने देखा कि हमारे आधे ड्राइवर तो जो हमारे पुराने एम्प्लॉय थे वो थे, और आधे कॉन्ट्रेक्चुअल थे। जो पुराने थे उनको 50-60 हजार मिलता था, जो कॉन्ट्रेक्चुअल थे उनको 15-20 हजार रुपए मिलता था। तो ये एक बहुत बड़ा गैप होता जा रहा है, और इस गैप को पाटने की कोई कोशिश नहीं हो रही, कोई ऐसा प्रयास नहीं हो रहा कि जो डेवलपमेंट है उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हो। ये सरकार के समझ में आए कि सिर्फ जीडीपी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, जो हमारी आय है, जो हमारी समृद्धि है, उसका वितरण जरूरी है। दिक्कत ये है कि उसका वितरण हो नहीं रहा है, लोग जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। आप नोएडा में आके देखिए, अभी आंदोलन हुआ था, पता चला 14-15 हजार रुपए में लड़कों से काम कराया जा रहा था,
आप कल्पना करिए 14-15 हजार रुपए में एक आदमी कैसे अपना परिवार पालेगा, उसको घर भी लेना, शिक्षा भी दिलानी, स्वास्थ्य की भी समस्याएं हैं। तो ये इस पर गौर करना पड़ेगा, और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक यही होगा। उत्तर प्रदेश में 1000 कांस्टेबल की जगह निकलती है तो 50,000 लोग उसमें टूट पड़ते हैं। तो फिर जो 50,000 आते हैं वो एन के प्रकारेण उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। उनमें मुझे नैतिकता का बोझ अपने सर पे लेके चलने वाले तो आधे % भी नहीं मिलते, जो ये कहे नहीं हम नकल नहीं करेंगे, हम किसी को रिश्वत नहीं देंगे, हम ईमानदारी के साथ सेलेक्ट होंगे। वो सब टूट पड़ रहे हैं कि नहीं हमसे लोग अपना घर द्वार बेच करके आ रहे हैं कि वो पैसा ले लो, हमको सिपाही बना दो, चपरासी बना दो, एक सरकारी नौकरी दे दो। तो ये एक बहुत बड़ी सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और ये जो विस्फोट हो रहा है, जो नकल को लेकर, जो ये सारा नौकरियों में धांधलियों को लेकर के जो पब्लिक कमीशन में उन सब में, ये उसी का एक प्रतिफलन दिखाई दे रहा है। लेकिन ये अच्छा है, मैं तो इससे खुश होता हूँ, कम से कम लोग निकल रहे हैं। आपने शुरू में पूछा था, देखिए मेरा, हालांकि आपने सवाल मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मैं खुद भी उसमें हस्तक्षेप करना चाहता हूँ। राहुल गांधी को जाना चाहिए। अगर आप सचमुच नैतिक है और आपके लिए इशू केवल राजनीतिक नहीं था, तो वहां जाइए, क्योंकि वो बहुत भ्रष्ट सरकार है। झारखंड की सरकार की अगर आप रेटिंग कहीं देख लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, तो आप, वो कल्पनातीत है वहां का भ्रष्टाचार। तो वहां जाना और चाहे चाहिए और कोई भी जाकर के सरकार हो, थोड़े। झारखंड में कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, जेएमएम की हो, वो स्टेट का जी एक कल्चर ही बन गया है भ्रष्टाचार में आकंठ जी डूबा हुआ। जी जी जी। तो वहां जा करके बच्चों के पास इनको बैठना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि दिल्ली में केवल राजनीतिक कारणों से नहीं आए थे, जेन्युइनली वो इसमें उनके साथ खड़े, उनके साथ। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत सरलीकृत जिसका उत्तर दिया जा सके। एक जी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ, देखिए, सरकार को लिबरली इन्वेस्ट करना चाहिए एजुकेशन में। एकदम जिस हिसाब से सरकार का इन्वेस्टमेंट आज एजुकेशन में है, वो समझिए नग्न है। आप समझिए कि लोगों का ट्रस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट के रिसर्च इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट के जो यूनिवर्सिटीज है, खत्म होता जा रहा है। आप पैसा नहीं खर्चा कर रहे। आपने अभी सुना होगा कि इसरो से कितने साइंटिस्ट भाग रहे हैं। क्या रीजन है? अगर आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशंस को, प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस को इतना चुस्त दुरुस्त नहीं कर सकते कि वो वहाँ के ही पले बड़े साइंटिस्ट नहीं रह सकते, तो इट्स अ शेम कि आप अपने 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 कैलिबर को पब्लिक यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वगैरह को लेने दे रहे हैं। आज यही हालत है। न रिसर्च में आप फ्रीडम दे रहे हैं, न आप काम करने में फ्रीडम दे रहे हैं, न आप सैलरी में फ्रीडम दे रहे हैं। तो आप कहाँ हैं? तो इसीलिए लोग, आप देखिए अशोका, चाहे शिवनाथ, चाहे ओपी जिंदल वगैरह में जितने भी प्रोफेसर्स और एकेडमिशियंस गए हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और ऐसे ही अच्छे अच्छे पब्लिक इंस्टीट्यूशन से गए हैं। तो जो पहले जो लोग, एक जमाने में जब जेएनयू बना था तो रोमिला थापर वगैरह उस जमाने में विदेश में पढ़ा रही थी, तो इंडिया आई इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने के लिए। आज उल्टा हो गया। आपने क्या सोच बदल दिया कि जो, जब हमें एजुकेशन डेस्परेटली चाहिए, इस बड़े आबादी को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को नई दिशा में ले जाने के लिए, आप उस एजुकेशन बजट में कमी, आप एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिए, आप एजुकेशन को सीरियसली लेना बंद कर दिए। तो पूरी जो सोच है, जो विजन है, उसमें कमी है। और इसलिए एजुकेशन ठीक है कि कम से कम इसमें फोकस में आ गया, एजुकेशन, पब्लिक सर्विसेज, ये सब फोकस में आएगा, लेकिन सरकार को सीरियसली इस पे सोचने की जरूरत है। नहीं तो हम लोग थर्ड वर्ल्ड ही इकोनॉमी रह जाएंगे इवन आफ्टर 50 ईयर्स। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद विभूति जी हमसे जुड़ने के लिए। संजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर जो बड़े सवाल ये हैं कि छात्र अलग अलग राज्यों में अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, पेपर लीक को लेकर, जॉब क्राइसिस को लेकर उनका जो गुस्सा है वो सड़कों पर उतर आया है, जो शायद सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए चिंता की बात है। क्योंकि आपको, जब तक सरकार एजुकेशन, हेल्थ जैसे कोर सेक्टर पे अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी फिलॉसफी और अपना पूरा विजन चेंज नहीं करती, तो शायद भारत जितने बड़े मुल्क के लिए इतने बड़ी आबादी को उनकी बेसिक नीड को एजुकेशन के जरिए ही बेहतर किया जा सकता है। और शायद सरकार की प्रायोरिटी एजुकेशन और हेल्थ होना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डेली वॉइस।
Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.